आदाब नाजरीन। लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले में अब 2 दिन बचा है और इस दूसरे मरहला में बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, यूपी के अमरोहा समेत कई सारे हॉट सीट्स का भी इंतखाब होना है और कई सारे चर्चित नेताओं, चर्चित उम्मीदवारों का फैसला भी 2 दिनों के बाद हो जाना है। हमारे साथ मिलत टाइम के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद हैं। अभी बिहार का दौरा करके आए हैं। बिहार के अक्सर हॉट सीट्स पे जा कर के इन्होंने ज़मीनी तज्ज़िया किया है, ज़मीनी रिपोर्टिंग किया है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि फ़िलहाल बिहार के अंदर इंतखाबी सूरत हाल क्या है, इंतखाबी माहौल क्या है और जिन सीट्स पे सबकी सबसे ज़्यादा नज़र है उन सीट्स पर क्या उम्मीद की जा सकती है। शम्स तबरेज़ कासमी साहब, ये माना जा रहा है कि इस मरतबा 2019 या 14 और पहले के इंतखाबात की तरह ज़मीन पर चुनाव का कोई बहुत ज़्यादा माहौल आवाम में देखने को नहीं मिल रहा है। एक सर्द इलेक्शन जो है वो हमारे सामने है, आवाम की दिलचस्पी इसमें नहीं है। कैसा आपको बिहार में तज्ज़िया हुआ इस बारे में? बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। हकीकत है कि आवाम में इलेक्शन को लेकर के बेदारी नहीं है। बहुत पुरसुकून इलेक्शन हो रहा है, कहीं चर्चा नहीं। मैं अभी बिहार में गया था और बिहार के कई इलाक़ों में गया। सीमांचल में गया, इसके अलावा सीमांचल को छोड़कर जो मिथिलांचल के इलाके वहाँ भी गया। पटना के आसपास भी कुछ इलाक़ों में गया। तो सीमांचल में तो कुछ हलचल है, दिलचस्पी है, क्योंकि सीमांचल की जो कुछ सीटें ऐसी है जो सिर्फ सीमांचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसने हलचल पैदा कर रखी है। तो इस वजह से वो एक हलचल नज़र आ रही है। बक़िया और सीटों पर वो हलचल और बेदारी नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि जिस तरह बीजेपी तैयारी कर रही है इलेक्शन की, जिस तरह बीजेपी मजबूती के साथ मुकाबला कर रही है, अपोजिशन की तरफ से वैसी तैयारी नहीं हो रही है या अपोजिशन उस तरह फाइट नहीं कर रही है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अपोजिशन के जो सिर्फ बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, वही हर जगह चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हर जगह रैलियों में जा रहे हैं। स्टार प्रचारक वो अकेले बने हुए हैं पार्टी लीडर होने के नाते। जो दूसरे उनकी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनको भी कहीं पर चुनाव प्रचार करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनका विजिट नहीं हो रहा है। मीडिया में भी उस तरह की गहमा गहमी नहीं है या मीडिया में भी वन साइडेड रिपोर्ट की जा रही है। तो शायद यही वजह है कि ज़मीन पर कहीं चुनावों की लहर नहीं दिख रही। अभी मैं मधुबनी होकर के आया। मधुबनी के अक्सर इलाक़ों में मैंने घूमा 2-3 दिन, कहीं भी मुझे कोई चुनाव की लहर नहीं दिखी। दरभंगा में नहीं दिखी, झंझारपुर में नहीं दिखी, मुजफ्फरपुर में कहीं नहीं दिखी। मुजफ्फरपुर में तो खैर कैंडिडेट का ही कल ऐलान हुआ है। सीतामढ़ी में कहीं नहीं दिख रही है। जो कैंडिडेट है वो दौरा कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा में 5 गाड़ियों के चलने से चुनावी लहर नहीं बनती, बल्कि कम से कम 5000 गाड़ियाँ आपकी मैदान पर होनी चाहिए, 1-2 हज़ार की टीम होनी चाहिए। तब पता चलता है कि चुनाव हो रहा है, जनसंपर्क हो रहा है लोगों के साथ, जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर्स वो मिल रहे हैं। तो इस तरह की कोई टीम नज़र नहीं आ रही और इसी वजह से चुनाव के बारे में कहा जा सकता है कि सन्नाटा है। आपने कहा कि अपोजिशन उस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, इसलिए गहमा गहमी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर भी वो जोश नहीं है। अभी हम इस पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो लोगों की नज़र है पूर्णिया और किशनगंज सीट को लेकर आप वहाँ से दौरा करके आए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि किशनगंज लोकसभा के अंदर इस वक्त किस तरह का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुकाबला में जनता दल यूनाइटेड और MIM अख्तर इमान साहब के बीच में मुकाबला है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जदयू को आवाम का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि जदयू बीजेपी के साथ जा चुकी है और अभी भी वहाँ पर मुकाबला इंडिया अलायंस के जावेद साहब के बीच और MIM के अख्तर इमान साहब के बीच हो रहा है। आपने वहाँ पर क्या पाया? देखिए, दोनों तरह की बातें हो रही है। मैं भी जब किशनगंज गया और कोचाधामन के इलाके में गया या किशनगंज में था तो पता ये चल रहा था कि मुकाबला अख्तरुल ईमान के बीच और मास्टर मुजाहिद आलम के बीच है, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है। जब कोचाधामन और किशनगंज के अलावा मैं बहादुरगंज की तरफ गया, अमौर गया, बैसी गया, या इसी तरीके से एक और है पोठिया ब्लॉक एरिया में गया, तो वहाँ मास्टर मुजाहिद के कहीं नाम नहीं, कहीं चर्चा नहीं। वहाँ मुकाबला सीधे सीधे अख्तरुल ईमान और डॉक्टर जावेद आलम के बीच नज़र आया। तो किशनगंज में क्या है कि त्रिकोणीय लड़ाई है, इसमें सच्चाई है। मास्टर मुजाहिद जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं और जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी से अलायंस है, जो बीजेपी का वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं। और किशनगंज में तकरीबन 3 लाख बीजेपी का वोट है, जो बीजेपी के कैंडिडेट को हर हाल में पड़ता है। ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है, खा बीजेपी का डायरेक्ट वहाँ उम्मीदवार हो या जनता दल यूनाइटेड का हो। तो ये जो 3 लाख वोट है, जो 30 से 35% वहाँ आबादी है गैर मुस्लिमों की, वो एक महफूज वोट बैंक है जेडीयू के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद का। अब मास्टर मुजाहिद की कोशिश ये है कि जो मुसलमानों का वोट है वो कम से कम 1 लाख भी हमको मिल जाए, हमारी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए
और इसी वजह से मास्टर मुजाहिद की जो पूरी कोशिश है मुसलमानों के बीच में है, मुस्लिम इलाक़ों में है। और कोचा धामन का एरिया वो है जहाँ से मास्टर मुजाहिद एमएलए रह चुके हैं, वहाँ वो लोगों के बीच में रहे हैं, वो काम करते हैं, उम्मीदवार अच्छे माने जाते हैं मास्टर मुजाहिद। अब उनकी किस्मत है कि जब उनको जदयू ने टिकट देने का फ़ैसला किया तो बीजेपी के साथ अलायंस हो चुका है। अब वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, ख़ासतौर पर जो उनके सामने उम्मीदवार हैं अख्तरुल ईमान और जावेद आलम की, सीधे सीधे बीजेपी का उम्मीदवार है। इसको वोट देने का मतलब है कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को हम वोट दे रहे हैं, या जो CNRC लाने की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों को सता रहे हैं, उसको वोट ला रहे हैं। मास्टर मुजाहिद को वोट देने का मतलब है कि आप नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। मास्टर मुजाहिद MP बनेगा तो यकीनी तौर पर वो नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों की तायद करेगा। तो एक माहौल बन गया है। इसी वजह से मुसलमानों का जो मिजाज था, रुझान था, वो ख़त्म हो रहा है मास्टर मुजाहिद से। कोचा धामनवाड़ा में कुछ लोग उनके साथ हैं क्योंकि पर्सनली ताल्लुकात है, वहाँ के वो हैं, वो विधायक रहे, काम कराया है। मास्टर मुजाहिद का जो है वोट बिल्कुल भी नहीं है। अब मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट उठा करके देखिए, हम लोग तकरीबन 300-400 लोगों से मिले, 10-15 जगह तो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, ऑफ द कैमरा बेशुमार लोगों से बातचीत की, तो एक भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये कहने वाला हो कि डॉक्टर जावेद अच्छा इंसान है, कांग्रेस ने अच्छा उम्मीदवार उतारा है। सब ने यही कहा कि जावेद आलम बिल्कुल भी अच्छा उम्मीदवार नहीं है, उसने कोई भी काम नहीं किया है, वो कभी नज़र नहीं आता है। इसके बावजूद हम उसको वोट कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस का उम्मीदवार है। राहुल गांधी तक हमारी बात पहुंचाइए, कांग्रेस तक हमारी बात पहुंचाइए कि वो किशनगंज से अच्छा उम्मीदवार को लाए। इसके अलावा बड़ी तादाद खा वो कांग्रेस का एरिया हो या मास्टर मुजाहिद का एरिया हो, अख्तरुल ईमान के चाहने वालों को मिली या MIM के चाहने वालों को मिली। और अगर आप तज्ज़िया करेंगे, हमने जितने लोगों से मुलाकात की, मैं सारी बात नहीं कर सकता, तो तकरीबन 400 लोगों से हम लोगों ने ऑफ द कैमरा या ऑन द कैमरा बातचीत की, उनसे मालूमात हासिल करने की कोशिश की। तो उसमें तकरीबन 280 लोग तो ऐसे मिले जो सीधे सीधे अख्तरुल ईमान की बात कर रहे हैं, उनकी जीत की। उसके अलावा 280 के अलावा में से तकरीबन 50-60 लोग ऐसे भी मिले जो वो जावेद आलम की बात कर रहे हैं, बाकी लोग मिले जो मास्टर मुजाहिद की बातचीत कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान के वाले से मैंने कहा कि आप लोगों की नज़र होनी चाहिए सरकार बनाने पर, आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस की सरकार बने, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। अकेले अख्तरुल ईमान को जिता करके या पार्लियामेंट में भेज करके आप क्या करेंगे? मैंने इस तरह लोगों से क्वेश्चन किया, तो इस क्वेश्चन में का जो लोगों ने जवाब दिया वो बड़ा हैरान करने वाला था। लोगों का ये कहना था कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो किशनगंज का उसमें हिस्सा होगा, खा वो जावेद आलम बने या अख्तरुल ईमान बने। क्योंकि हमने देखा कि बिहार असम्बली में जब भी कोई मामला हुआ नीतीश कुमार से, ज़रूरत पड़ी स्पीकर बनाने की, स्पीकर को वोट करने की या नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ महाज बनाने की, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवारों ने जो यहाँ से जीते थे, एमएलएस थे, या बाद में अकेले अख्तरुल ईमान रह गए, तो इन सब लोगों ने गठबंधन का साथ दिया। कभी भी इन लोगों ने गठबंधन के ख़िलाफ़ वोट नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि किशनगंज में अख्तरुल ईमान अगर जीत जाते हैं तो वो गठबंधन का ही साथ देंगे, बीजेपी या जदयू के साथ कभी भी जाने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम गठबंधन के ख़िलाफ़ वोट कर रहे हैं। दूसरा उन लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हम जावेद आलम को वोट करते हैं, उनको जिताते हैं, तो जिस तरह पिछला 5 साल हमारा ख़राब गया है, हमारा काम नहीं हो सका, हमारे मुद्दों पर पार्लियामेंट में बात नहीं हो सकी, लोगों ने साथ नहीं दिया, और हमारे जितने इशूज़ 2019 में थे वो सब जो के तू बरकरार है, बस बल्कि उससे आगे बढ़ गए हैं। अख्तरुल ईमान को वोट करने का फ़ायदा ये होगा कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को उठाएंगे, वो बोलेंगे, उनको टाइम मिलेगा, और कम से कम हमारे मसाइल क्या हैं, हमारे इश्यूज़ क्या है, दुनिया को उसके बारे में पता चल सकेगा। अख्तरुल ईमान के बारे में उन लोगों का ये भी कहना था कि पिछले 3.5-4 साल से वो अमौर के विधायक हैं, और अमौर के लोगों का स्पेशली कहना था कि उन्होंने काम कराया है। उनकी कोशिशों से इलाके में 5-6 पुलों का काम हुआ है। जो हमारा किशनगंज का इलाका है वहाँ कटाव का बड़ा मसला रहता है, पुल पुलिया का मसला रहता है, बहुत ज़्यादा सैलाब आता है कोसी नदी की वजह से या नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से। तो उन लोगों का कहना है कि अख्तरुल ईमान ने 6-7 पुलों को बनवाया है, काम करवाया है, सड़कों का काम करवाया है, वो जनता के बीच आते जाते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो असम्बली में लगातार सीमांचल के मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का यही ख्याल था या यही मिजाज था कि इस मरतबा हम अख्तरुल ईमान को वोट कर रहे हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान को वोट करने में हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। लेकिन अगर जावेद आलम को हम वोट करते हैं तो सिर्फ इतना तो होगा कि कांग्रेस को हम वोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमारा एक नुकसान है। MIM को जिताने में हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। उन लोगों का ये भी कहना था कि MIM ने अच्छी कोशिश की कि लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो MIM है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वो वोट काटने का काम करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार में और सीमांचल में ख़ासतौर पर मुस्लिम मेजॉरिटी सीट अररिया है,
पूर्णिया है, कटिहार है, लेकिन कहीं से भी एमआईएम ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, सिर्फ किशनगंज को उतारा है। तो तमाम लोग जो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने का काम करती है, गठबंधन को हराने का काम करती है, ऐसा एमआईएम ने नहीं किया है, बल्कि इन तमाम जगहों पर उम्मीदवार नहीं उतारा। तो इसका मतलब है कि बिहार में उन्होंने उम्मीदवार बहुत कम उतारा, हाँ, चाहे विधानसभा हो या 19 का लोकसभा हो। बिल्कुल सच्चाई। तो उन लोगों के मिजाज में बात अब बैठ गई है कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कांग्रेस के ज़रिए, आरजेडी के ज़रिए या दूसरी अपोजिशन पार्टियों के ज़रिए कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम गठबंधन को हराने के लिए आती है, एमआईएम को वोट देकर के आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, तो माहौल बदल गया है। लोगों के मिजाज ने इस बात को कबूल कर लिया है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है और महज हमें डराया जाता है। अगर बी टीम होती, वाकई पैसा लिया होता एमआईएम ने बीजेपी से, तो अररिया में मौका था उनके पास, दो भाइयों में लड़ाई करवाई है आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने, तो वो उम्मीदवार अपना उतार देते और शहनवाज आलम हार जाते इजीली। पूर्णिया में वो आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते थे, कटिहार में तारिक अनवर के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकते थे, और यकीनी तौर पर इन जगहों पर 1-1.5 लाख तो एमआईएम का कोई भी उम्मीदवार वोट ला ही सकता था, क्योंकि सटा हुआ एरिया है और वहाँ अच्छा खासा वो एमआईएम का वोट बैंक है, लोग मांग भी कर रहे हैं। तो ये जो बात है किशनगंज के जो अवाम है उनके जहनों में बैठ गई। इसके अलावा एक और बात जो लोग यकीनी बता रहे हैं वो ये कि पिछली मरतबा महमूद अशरफ उम्मीदवार थे जदयू से, और वो बैसाख से आते हैं, और 2019 का अगर आप जायज़ा लेंगे रिज़ल्ट का या वोट का, तो अख्तरुल इमान को तकरीबन 3 लाख वोट आया था, जावेद आलम को 3,65,000 वोट आया था, और महमूद अशरफ जो जदयू से उम्मीदवार थे उनको 3,30,32,000 वोट आया था। तो अख्तरुल इमान तकरीबन 70,000 वोटों से हार गए थे, और इसी 70,000 वोट के बीच में 3 उम्मीदवार रह गए थे। तो पिछली मरतबा अख्तरुल इमान को जो सबसे कम वोट मिला था वो अमौर और बैसा में, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, पोठिया का इलाका, कोचा धामन का इलाका, किशनगंज का इलाका अख्तरुल इमान के लिए ठीक ठाक था, यहाँ से उनको अच्छा खासा वोट मिला और वो लीड कर रहे थे। जैसे वोटों की काउंटिंग शुरू हुई अमौर विधानसभा के एरिया से और बैसा से, बाईसी से, तो यहाँ अख्तरुल इमान कमज़ोर पड़ गए। यहाँ अमौर में कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिला और बैसी में महमूद अशरफ को, और अख्तरुल इमान का वोट कम पड़ गया, वो हार गए। इस मरतबे दोनों एरिया इनका मजबूत हो गया। अमौर से अख्तरुल इमान विधायक हैं और पिछले विधायक में वो 1 लाख के आसपास वोट ले आए थे। कांग्रेस उम्मीदवार जलील मस्तान का काफ़ी कम वोट आया था, मतलब वो मिला भी दिया था एक और कैंडिडेट के वोट को, तब भी वो नहीं जीत पाते, और उन्होंने काम कराया है लोगों की नज़रों में। तो अमौर अख्तरुल इमान का बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अमौर से तकरीबन 80% अकेले अख्तरुल इमान को वोट मिलेगा। इसी तरह जो बैसी का एरिया है, महमूद अशरफ का गढ़ था, उनको वोट मिला था, इस वजह से उनका इंतकाल हो गया इस मरतबा, तो अख्तरुल इमान को वहाँ जीत मिलेगी। इसके अलावा बैसी के बहुत सारे मुखिया प्रमुख जो हैं वो जेडीयू या आरजेडी को छोड़ करके अख्तरुल इमान के साथ आ गए हैं। मास्टर मुजाहिद अगर कोचा धामन से लाते भी हैं तो कोचा धामन खुद अख्तरुल इमान साहब का पुराना इलाका है। हाँ, देखिए कोचा धामन में क्या होगा कि 40% वोट मास्टर मुजाहिद को मिलेगा, तो 60% वोट वहाँ से अख्तरुल इमान को मिलेगा, क्योंकि अख्तरुल इमान का जो घर है कोचा धामन विधानसभा में पड़ता है, वहाँ से विधायक रह चुके हैं। खुद मास्टर मुजाहिद को सियासत में लाने वाले भी अख्तरुल इमान हैं। अख्तरुल इमान की छवि अच्छी है, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है पैसा वसूली का, आपका क्या मानता है कि इस मरतबा लोकसभा सीट एमआईएम के खाते में जा जाए? जो हालात बता रहे हैं या जो समीकरण है अभी तक का, तो वो एमआईएम का, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था एमआईएम का वो पहला चुनाव था। पहला चुनाव तो लोग विधानसभा के 2015 के लड़े थे 6 सीटों पर, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए था कि एमआईएम को यहाँ की सरजमीन कबूल कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या रद्द अमल होगा। तो पहला चुनाव जिन लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ लड़ा, फाइट किया, वो था 2019 का। और पहले इलेक्शन में अगर एमआईएम 3 लाख वोट ले आती है कांग्रेस के मुकाबले में, और पिछले चुनाव में एक ये भी माहौल बना हुआ था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, मंत्रालय की भी एक तरह से वो तकसीम हो गई थी। तो किशनगंज के लोगों को लगा कि सरकार बनेगी तो हमारे यहाँ का आदमी भी एमपी होगा, तो ज़्यादा फंड मिलेगा, ज़्यादा हमारे मसाइल हल होंगे। इस चुनाव में इस तरह का भी माहौल नहीं है। उसके बाद 2020 का जो विधानसभा चुनाव था, तो समझिए ये लोग मुकम्मल और मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ पहला चुनाव लड़ रहे थे 2020 का, और इसमें इनको 6 सीटों पर जीत मिल गई। सीमांचल में इनका फोकस था, उतारे थे तो उन्होंने 20-22 उम्मीदवार, लेकिन ओवैसी साहब ने सिर्फ सीमांचल में रैली की थी, 16 उम्मीदवार, हाँ ना, 16 उम्मीदवार उतारे थे। फोकस इनका सीमांचल था, बल्कि इनके डमी कैंडिडेट थे मुख्तलिफ इलाकों में। तो 6 सीटों पर फोकस किया था ओवैसी साहब ने सीमांचल में, उसमें से ये 5 पर जीत गए। सिर्फ किशनगंज की 1 सीट ये हार गए। तो जब 2020 के विधानसभा में ये 5 सीटों पर जीत गए, तो चांसेस है कि इस मरतबा भी इनको पूरी तरह जीत मिलेगी, क्योंकि लगातार इनकी जीत का जो ट्रैक है वो बरकरार रहेगा।
अच्छा, वहीं पर आपने बात की अररिया को लेकर के तेजस्वी यादव ने 2 भाइयों को लड़ा दिया। लगातार ये लड़ाई देखने को मिल रही 2020 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि सरफराज का टिकट काट कर शाहनवाज को दे दिया गया, फिर दोनों भाई के बीच लड़ाई देखने को मिली। फिर हमने अभी लोकसभा में देखा है कि इस मरतबा शाहनवाज को दे दिया गया है दोबारा से सरफराज का लोकसभा काट करके। तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई का नुकसान उस फैमिली को और मुस्लिम लीडरशिप को वहाँ पर होने जा रहा है? मैं गया था अररिया, जो कि हाट गया, जो गढ़ है तस्लीमुद्दीन साहब का, जो घर है जो कि हाट के सिसोना में है। और तस्लीमुद्दीन साहब या उनके बेटे हमेशा जो कि हाट से चुनाव जीतते रहे हैं। अररिया की एक विधानसभा है जो कि हाट, तो जो कि हाट चौक पर मैं बैठा हुआ था, कुछ ज़ईफ़ लोग, बूढ़े लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि टिकट मिलना चाहिए था सरफराज आलम को आरजेडी का, शाहनवाज को क्यों दिया। तो लोग अपनी अपनी वजह बता रहे थे, जिसमें एक साहब ने एक वजह बताई और वजह मेरे दिल को लगी। आप भी ज़रा इस पर गौर कीजिए। वो कह रहे थे कि आरजेडी नहीं चाहती, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि उनके जो बेटे हैं वो तस्लीमुद्दीन की तरह मजबूत हो सके। जिस तरह तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल में बहुत मजबूत थे। सीमांचल की 6-7 लोकसभा सीट का टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला तस्लीमुद्दीन साहब करते थे। सीमांचल की 24 विधानसभा की जो सीट है वहाँ विधानसभा का टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला तस्लीमुद्दीन साहब करते थे। और लालू यादव को भी उनकी बात माननी पड़ती थी। और तस्लीमुद्दीन साहब की खूबी ये थी कि किसी एक पार्टी के पाबंद नहीं थे। वो समाजवादी के टिकट पर भी चुनाव जीत जाते थे, आरजेडी के टिकट पर भी या किसी और पार्टी के टिकट पर भी। ये उनकी खूबी थी, एक पहचान थी, यानी अपने दम पर लड़ते थे। तो वो साहब कह रहे थे कि आरजेडी नहीं चाहती कि जिस तरह तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल में मजबूत थे, उनका दबदबा था, उनकी औलाद में से किसी का उसी तरह दबदबा रह सके। इसलिए उनके औलाद को कमज़ोर करने के लिए आरजेडी उनके बेटों को आपस में लड़ा रही है। कोई भी चुनाव हारे, ये भी चुनाव हारे, ये लोग आपस में कटें, ये लोग आपस में मरे, अवाम का एतमाद कमज़ोर हो और यही इल्ज़ाम जाए कि लोग भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो ये उनका एक तज्ज़िया था और बिल्कुल तज्ज़िया सही है। शाहनवाज आलम जब चुनाव लड़ रहे थे एमआईएम से आकर के, जब उनको टिकट आरजेडी ने नहीं दिया तो अवाम का एक सिंपैथी उनको मिला था कि इनके साथ गलत हुआ, इनका टिकट कटा, हक इन्हीं का था। इस वक्त उन्होंने जब अपने भाई के साथ कहीं ना कहीं गलत किया है और भाई का टिकट काट के अब उनको दे दिया गया लोकसभा का, तो क्या अवाम का गुस्सा उनके खिलाफ नहीं है? बिल्कुल गुस्सा है। अवाम कह रही है कि सरफराज आलम चुनाव लड़े, हम हर हाल में उसी को वोट करेंगे। सरफराज आलम लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, पूरा अपना ग्राउंड बना चुके थे, हर तरफ उनका वोट है, वो लगातार जो नॉन मुस्लिम वोट है उसके राब्ते में थे। 2018 में उपचुनाव जब हुआ था लोकसभा का तस्लीमुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद, तो सरफराज आलम जीत गए थे। तो आवाम का गुस्सा है। आप कैमरा पर देखिए, लोग कैमरा के पीछे तो हर कोई कह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैमरा पर आकर ये बात करने की हिम्मत कर रहे हैं कि लालू यादव ने गलत किया, आरजेडी ने गलत किया। और यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए ओवैसी साहब का या एमआईएम का कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अररिया से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। कई लोग टिकट लेने के लिए गए थे किशनगंज, वो वापस आ गए। अगर एमआईएम अररिया से उम्मीदवार उतार देती है तो यकीनी तौर पर हार हो जाएगी शाहनवाज की और बीजेपी जीत जाएगी। और अगर सरफराज आलम एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ जाए या किसी भी पार्टी के टिकट पर अभी चुनाव लड़ जाए तो अररिया का जो माहौल है यकीनी तौर पर सरफराज आलम के हक़ में जाएगा। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि सरफराज आलम दबंग है, लोगों के बीच में उसका असर रसूख है, लोग उसको पसंद करते हैं, इसलिए उसको टिकट मिलना चाहिए। पिछले 5-6 टर्म का एमएलए रहने का, उसके अलावा एमपी रहने का उसको तजर्बा है। तस्लीमुद्दीन साहब की सियासत से जो लोग वहाँ मुतासिर थे, उनके शहदाई थे, वो लोग तस्लीमुद्दीन साहब की जगह सरफराज आलम को देखना चाहते हैं। क्योंकि सरफराज आलम तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने से सियासत में एक्टिव है। शाहनवाज आलम तो अभी अपने वालिद के इंतकाल हो जाने के बाद 2020 के विधानसभा में पहली मरतबा शाहनवाज आलम को जीत मिली। माफ़ कीजिएगा, 2020 में तो एमआईएम के टिकट पर जीत मिली थी। उससे पहले जब सरफराज आलम के लोकसभा लड़ने के बाद जो उपचुनाव हुआ था तो उसमें टिकट मिला था आरजेडी का, तो जीत हो गई थी। तो अवाम की यही राय है कि सरफराज आलम को ही मिलना चाहिए था, लेकिन सरफराज आलम ने हिकमत अमली से काम लिया। अगर सरफराज आलम इंडिपेंडेंट लड़ जाते या किसी पार्टी का टिकट लेकर के आ जाते तो यकीनी तौर पर हिंदुस्तान में मैसेज आता कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी की जीत आसान हो जाती। इसलिए सरफराज आलम ने बराह रास्त चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया है। वो मीटिंग में रोए धोए है ना, लोगों से शिकवा किया, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। तो ये क्रेडिट जाता है सरफराज आलम को। सरफराज आलम ने कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस से दूरी बना लिया है, आरजेडी से दूरी बना लिया है और शाहनवाज के ऊपर आवाम का भरोसा कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 20 में एमआईएम ज्वाइन किया, एमआईएम से जीते, आवाम की सिंपैथी मिली, फिर वो एमआईएम को धोखा देकर चले गए, तो एतमाद उनका जो आवाम में टूट चुका है। ऐसे में तस्लीमुद्दीन फैमिली का मुस्तकबिल आपको क्या दिख रहा है वहाँ पर? तस्लीमुद्दीन फैमिली
तस्लीमुद्दीन की जो फैमिली है उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। लगातार उनकी जो फैमिली है कमज़ोर हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सरफराज आलम चुनाव हार गए, 20 में ये MIM से चुनाव जीत जाते हैं। अब 2024 में जिस तरह शहनवाज़ आलम को टिकट दिया गया है, आसार अच्छे नहीं है। खुदा करे जीत जाए शहनवाज़ आलम, वो सीट निकाल ले तो अच्छा होगा, लेकिन ये भाई आपस में लड़ते रहेंगे। और तस्लीमुद्दीन साहब की फैमिली अभी भी जोकी हाट से बाहर नहीं निकल सकी है। जोकी हाट सीट पर मोहब्बत की वजह से लोग इनको वोट कर देते हैं, लेकिन अररिया की जो दूसरी विधानसभा की सीट है उन सीटों पर इनके भाई नहीं जाते। जोकी हाट तो आपकी है ही, वहाँ से बाहर निकलिए, दूसरी सीटों पर लड़िए, नहीं कर पा रहे। और लोकसभा में जिस तरह हार के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर तस्लीमुद्दीन साहब का जो अपना एक ज़माना था, उनका जो उरूज था, उनका जो दबदबा था, वो अब नहीं रह गया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि इन भाइयों के ख़िलाफ़ अब लोग वहाँ बात करने की हिम्मत कर रहे हैं, कैमरे पर आकर गुफ्तगू कर रहे हैं। तस्लीमुद्दीन साहब होते तो कोई कैमरे पर आकर गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं करता। सीमांचल की जब बात होती है या बिहार में इस वक्त चुनाव की बात हो रही है तो पूर्णिया का नाम ज़रूर आ रहा है। बिल्कुल। और पूरे मुल्क की नज़र पूर्णिया सीट पर है। मिलर टाइम की टीम भी वहाँ गई थी और वहाँ से फील्ड रिपोर्ट भी सामने आया है। पप्पू यादव जी का इंटरव्यू भी मिलर टाइम पर आया है। आप खुद देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के ज़िम्मेदार और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा प्रोग्राम पूर्णिया के अंदर कर रहे हैं। 3-4 प्रोग्राम सो अब तक कर चुके हैं। मनोज झा समेत बड़ी तादाद में MLAs, MLC और RJD की पूरी टीम इस वक्त पूरे बिहार को छोड़कर पूर्णिया के अंदर मौजूद है। आखिर क्या डर है पप्पू यादव को लेकर के RJD के अंदर या तेजस्वी यादव के अंदर जो वो यहाँ तक मजबूर हो रहे हैं? देखिए, इसमें कई बातें हैं। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पप्पू यादव है। पप्पू के नाम के आगे लगा हुआ है यादव, और तेजस्वी भी यादव हैं। और तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि यादव का कोई और लीडर बिहार में हो और भी बीजेपी से अलग खेमा में हो। तो इसी वजह से तेजस्वी की RJD की पूरी कोशिश है कि पप्पू यादव पूर्णिया से जीत ना सके। पप्पू यादव के जीतने का मतलब यह है कि एक नया लीडर यादव का पैदा हो सकता है। और पप्पू यादव ने पिछले सालों में पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई है। पहले तो पूर्णिया तक महदूद थे, इस वक्त बिहार का हर बच्चा जानता है पप्पू यादव को, जैसे लालू यादव को जानता है। पप्पू यादव को भी हर कोई जानता है, भले वो पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हों। पिछले चुनाव में पप्पू यादव का या उनकी जो पार्टी है, लोक जन, क्या नाम है पप्पू यादव की पार्टी का? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी। तो SDPI के साथ उसका अलायंस था, दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस था, वो CM का चेहरा थे। भले वोट नहीं मिल सका, सीट नहीं जीत सके, लेकिन पूरे बिहार के लोगों ने दौरा किया। तो हर जगह इनकी टीम है, हर जगह इनका कैडर है, इनके लोकल लोग बन गए हैं। तो अगर पप्पू यादव पूर्णिया को जीत जाते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वो RJD के लिए बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। वो RJD के दूसरों लोगों को ले सकते हैं, मुसलमानों का वोट भी ले सकते हैं। जो MY समीकरण RJD के साथ था, वो MY समीकरण अब पप्पू यादव के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि मुसलमानों में RJD के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है। 26 टिकट आपको मिला है RJD को और सिर्फ 2 मुसलमानों को उसने दिया है। तो ये बात आम मुसलमानों तक पहुँच गई। मैं तो ग्राउंड पर था, मैं हैरान था कि जो चाय पीने वाले लोग हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो भी बैठकर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार RJD ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया, 10 यादवों को दिया। तो आम मुसलमानों में ये फीलिंग पाई जा रही है, उनके अंदर गुस्सा है। वो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे थे, गुफ्तगू में कर रहे थे। तो ये जो बेदारी है आम मुसलमानों में आई है। अब तक ये कहा जा रहा था कि जो सिर्फ यूथ है, नौजवान है, वो RJD से नाराज़ है। तो ये नाराज़गी अब आम लोगों में पाई जा रही है। तो इस वजह से पप्पू यादव को नहीं चाहते RJD कि वो लीडर बन सके। दूसरा ये कि गठबंधन में बात तय हो गई थी कि पूर्णिया की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस वहाँ से पप्पू यादव को उम्मीदवार उतारेगी। अब 2019 के चुनाव को देखेंगे या 2019 से पहले 2014 के चुनाव को देखेंगे तो इन चुनावों में भी पूर्णिया सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, ना कि RJD ने। RJD कांग्रेस का अलायंस अक्सर रहता है, लेकिन उन सीटों पर कांग्रेस का उम्मीदवार होता था, ना कि RJD का। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस को ज्वाइन भी किया और कांग्रेस ने कहा कि हम आपको पूर्णिया लड़ाएंगे और वो जीत सकते थे। लोगों में मैसेज था। लेकिन जैसे पप्पू यादव कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, RJD कांग्रेस से लड़ाई कर लेती है। मतलब बड़ा गंभीर मसला हो जाता है आपस में। और RJD चाहती है कि किसी भी तरह पप्पू यादव को टिकट न मिले। लंबे दिनों तक बहस चलती है, फैसला नहीं हो पाता कौन उम्मीदवार होगा, और आखिरकार RJD हावी हो जाती है, क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस को झुकना पड़ता है हर चुनाव में अलायंस के दौरान बिहार में। तो RJD हावी रही और उसने पप्पू यादव को वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया। तब RJD ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। बीमा भारती जनता दल यूनाइटेड से आई है। बीमा भारती 4 मरतबा विधायक रह चुकी है, लेकिन बीमा भारती के लोगों में कोई पहचान नहीं है।
लोग उसको जानते नहीं हैं। मुस्लिम समाज में उसकी और भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। बीमा भारती पर मुसलमानों के आरोप भी है कि जब वो विधायक थी तो मुसलमानों के एरिया में काम नहीं कराती थी, मुसलमानों के लिए वो कुछ करती नहीं थी, मुस्लिम मोहल्लों में नहीं जाती थी। अभी भी चुनाव हो रहा है, मुस्लिम मोहल्लों में बहुत कम गई है वो, और इसी गुमान में कि मुसलमानों का वोट तो आरजेडी को जाएगा ही, तो हमें मुसलमानों के बीच में ज़्यादा जाने की ज़रूरत क्या है। दूसरी तरफ पप्पू यादव क्या है कि वो पूर्णिया से कई मरतबा जीत चुके हैं, समाजवादी की टिकट पर या इंडिपेंडेंट, मतलब वो जीतते रहे हैं और पूर्णिया का हर कोई जानता। मैं गया ग्राउंड पर तो देखा कि जो हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, दलित, ओबीसी सभी समाज के लोग पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। कई लोग, मैं कुछ जगहों पर पब्लिक ओपिनियन ले रहा था तो 2-3 लोग आ गए और कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा था, पप्पू यादव को पता चला तो उन्होंने इलाज के लिए मुझे पैसे दिए, मेरा इलाज कराया, मेरी ज़िंदगी बचाई। 4-5 लोगों ने कैमरे पर आकर के इस तरह एतराफ़ कर लिया, और सिर्फ 2-3 जगह पर, मैं ज़्यादा जगह जा भी नहीं सका पूर्णिया में। मेरा टाइम्स का एक रिपोर्टर है रिजवान सैफ़ी, वो इस वक्त जा रहा है ग्राउंड पर, तो बताइए सिर्फ 3-4 जगह पर इतने लोगों ने आकर के, और सब तरह के लोगों ने। इसके अलावा पप्पू यादव का जो चुनाव लड़ने का अंदाज़ है बड़ा अच्छा उन्होंने बना रखा है कि 5-6 हज़ार गाड़ियाँ उन्होंने फील्ड पर छोड़ रखी है, 1000 टीम बना रखी है जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित सब लोग हैं, घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। खुद पप्पू यादव हर किसी के यहाँ जा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, हाथ, एक अंदाज़ होता है लोगों अभी को का जो लुभाने सिचुएशन है वहाँ पर, उसमें तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया कि आप अगर इंडिया को वोट नहीं देते हैं, बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं, तो आप एनडीए को वोट देते हैं, आप बीजेपी को वोट देते हैं। यहाँ पर नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि आप पप्पू यादव को वोट ना दें, भले आप बीजेपी को जिता दें। ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश किया। इससे ये माना जा रहा है कि ये लास्ट की 2-3 दिन की मेहनत आरजेडी की हो रही है, उससे मुस्लिम वोट हो सकता है कि शायद पप्पू यादव से कुछ खिसक कर आरजेडी की तरफ लौटे, और इसका नुकसान ये हो कि वहाँ पर एनडीए की जीत हो जाए। क्या आपको लगता है कि मुसलमान वहाँ पर बढ़ सकता है या यूनाइट होकर वो? देखिए, बांटने की तो कोशिश हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये जो बयान आया ना कि अब इंडिया को वोट करो या एनडीए को, उनके खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। आप किसी की मुखालफत कीजिए, ये बात सभी जानते सियासत में कि हर कोई चुनाव लड़ता है जीतने के लिए, नहीं तो दूसरा उसका मकसद होता है कि जिसका मेन मुकाबिल है वो हार जाए, दुश्मन उसका जीत जाए, लेकिन जिसकी जीत से उसको नुकसान हो सकता है वो हार जाए। तो सब जानते थे कि आप क्यों पप्पू यादव को टिकट नहीं लेने दी, आप क्यों पप्पू यादव के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन खुल करके इतने बड़े लीडर का इस तरह इजहार कर देना इस बात को दर्शाता है कि कल तक आप पप्पू यादव को कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है, आप ओवैसी को कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज खुद आप इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आप खुद बीजेपी की बी टीम है। आप कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दो तो बीजेपी को वोट कर दो, मतलब पप्पू यादव जीत न सके। मतलब इस गए गुजरे दौर में भी पप्पू यादव पर यह भरोसा हो सकता है कि अगर वो जीतेगा तो कम से कम बीजेपी का साथ नहीं देगा, उसका माजी का कुछ रिकॉर्ड है। एमआईएम का कोई जीतेगा तो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी को जिता दो, हमको मत जिताओ, तो ये बयान जो है वो आरजेडी के ख़िलाफ़ जाएगा। इस बयान को उनको नुकसान होगा और नहीं कहना चाहिए था। बाद में वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी ने या ख़ुद तेजस्वी यादव ने एक रैली में उस पर सफाई दी है, लेकिन मुझे लगता है इसके लिए उनको खुल करके माफ़ी मांगनी चाहिए और गोदी मीडिया को इल्ज़ाम देने के बजाय या किसी पर आरोप लगाने के बजाय, और ये जो बुखलाहट है उनका तेजस्वी यादव का, ये जो लबो लहजा है गुफ्तगू करने का कि एनडीए या इंडिया, यही बता रहा है कि वो पप्पू यादव से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इतना नहीं परेशान होना चाहिए। इस तरह परेशानी का इजहार करके, इस तरह बुखलाहट का इजहार करके वो अपनी मुखालिफ पार्टियों को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि इस बात को समझे कि आरजेडी बहुत कमज़ोर है, बेबस है। मतलब पूर्णिया में आपकी पार्टी है, आपकी सरकार रही है, अकेले पप्पू यादव की क्या हैसियत है आरजेडी के मुकाबले में, तेजस्वी यादव के मुकाबले में। अब उससे तेजस्वी यादव इतना डर जाए, आरजेडी डर जाए, पूरी टीम को लगा दे, सारे मुस्लिम चेहरा को लगा दे, मुसलमानों के बीच इस तरह कैंपेन किया जाए, तो आरजेडी कहीं ना कहीं अपने वीकनेस को दिखा रही है, अपनी कमज़ोरी को दिखा रही है। आरजेडी के लिए पूरा बिहार है, सिर्फ पूर्णिया नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरजेडी सिर्फ पूर्णिया में चुनाव लड़ रही है, तो इसका नुकसान और होगा। मतलब जो वोट नहीं मिलने वाला था ना पप्पू यादव को, जो आरजेडी की तरफ जाने वाला था, वो वोट भी चला जाएगा पप्पू यादव को, क्योंकि अभी का जो चुनाव है पिछले चुनाव के मुकाबले में कुछ मुख्तलिफ है। क्या देखा वहाँ के मुसलमान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो मोस्टली मुसलमान हैं वो पप्पू यादव के साथ हैं। उनका कहना है कि पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए था। पप्पू यादव के लिए प्लस पॉइंट ये हो रहा है ना कि पप्पू यादव हर जगह जाकर कहते हैं कि मुझे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो कहीं भी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, पार्टी निकाल देती है, तो फिर अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, जहर उगलते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने क्या कर रखा है कि वो कहीं भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं बोलते, वो कहीं भी जाकर के कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो प्रियंका गांधी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कहते हैं कि दोनों का हमको आशीर्वाद मिला हुआ है।
उन्होंने कहा हमको चुनाव लड़ने के लिए, तो ये बात भी लोगों को असर कर रही है। अच्छा, एक और बड़ी बात जो पप्पू यादव के हक़ में ये गई कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, इनकी अभी तक आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में कोई रैली नहीं हुई है। तो राहुल गांधी, कोशिश की गई थी कि नहीं, कोशिश तो की थी, आरजेडी ने पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी वहाँ एक रैली करे या प्रियंका गांधी करे, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया। तो ये जो खबर सामने आई है, इसका और ज़्यादा पप्पू यादव को फ़ायदा मिल रहा है। और तमाम वोटर्स जो ये कह रहे थे कि या जिनको आरजेडी कोशिश कर रही है कि विचारधारा की लड़ाई है, आप इंडिया को वोट करो, पप्पू यादव को वोट न करो, वो लोग भी अब पप्पू यादव को वोट करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने कह रखा है कि कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे जीतने के बाद। इधर कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर ने वहाँ रैली भी नहीं की है, तो मैसेज भी गया कि ऊपर से इनको सपोर्ट हासिल है। भी माना जा रहा है कि जो वहाँ लोकल कांग्रेसी लीडर्स हैं सीमांचल के, पूर्णिया के, वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ज़मीन पर सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं दिख नहीं रहे वो, मतलब आरजेडी के समर्थन में रैली करते हुए कहीं दिख नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया में अकेले आरजेडी चुनाव लड़ रही है। और मैं एक और सच्चाई आपको बताऊं कि आरजेडी का जो संगठन है पूर्णिया में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पिछले कई मरतबा से पूर्णिया में आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दिया नहीं था, कांग्रेस का उम्मीदवार होता था। तो जो संगठन है वो कांग्रेस का पूर्णिया में मजबूत है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पप्पू यादव के साथ अंदर से मिला हुआ है। आरजेडी को संगठन खड़ा करना पड़ रहा है वहाँ। बीमा भारती चूँकि जेडीयू से आई है, तो उसका जो अपना संगठन था वो भी जनता दल यूनाइटेड के साथ है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना है। तो ये माना जा सकता है कि पूर्णिया सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, ये लोगों ने मान लिया। देखिए, जीत का फैसला तो 4 जून को होगा, सेकंड फेज़ में वहाँ वोटिंग है 26 को, लेकिन पप्पू यादव के हक़ में एक तरह से माहौल बना हुआ है। उनको दलित का भी, यादवों का भी सपोर्ट मिल रहा है। अगर मुसलमान यूनाइट होकर उनको देते हैं तो सीट निकल जाता है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, पहले भी दिया है। पप्पू यादव की खूबी क्या है कि वो एक मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, गरीब नवाज, तो इस वजह से उनको मुसलमान, दलित, ओबीसी सबका वोट मिल रहा है। मतलब मैं मेरे मिलर टाइम्स पर देखेगा, मेरे की रिपोर्ट है, कुछ महिलाएँ मिली जिनसे मैंने पूछा है कि प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती हो, राहुल गांधी को या मोदी को, तो उन सबका जवाब था मोदी को। लेकिन हम पूर्णिया का सांसद बनाना चाहते हैं पप्पू यादव को। ये कई सारे मीडिया हाउसेज में से रिपोर्टें आई है, भाजपा के लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी और लोकसभा में पप्पू यादव। तो ये है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी कुशवाहा के खिलाफ, संतोष कुमार कुशवाहा वहाँ का उम्मीदवार है जेडीयू से, 10 साल से वो एमएलए है, कुछ काम नहीं, एमपी है वहाँ का, उसने कुछ भी काम नहीं कराया। तो उसके जो मुखालफिन थे या उससे जो नाराज़ थे वो भी इस वक्त इसके साथ हैं पप्पू यादव के। सिर्फ जो बीजेपी का केडर वोट है वहाँ 30-25% वो जा रहा है। मुसलमानों का भी एक तबका संतोष कुशवाहा को दिया करता था, लेकिन इस बार तो नहीं दे रहा, बिल्कुल पप्पू यादव की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में एक और सीट है जो बहुत चर्चे में है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए बहुत हॉट सीट माना जा रहा है। वो शहाबुद्दीन साहब का सीट सीवान, जहाँ से उनकी वाइफ लड़ रही हैं, हैना साहब, उस सीट पर भी मुल्क की नज़र है लगातार, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने इस वक्त निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने भी कोशिश किया था उनको आरजेडी से लड़ाने की, ये आरजेडी के लोग दावा करते हुए नज़र आते हैं, जबकि सच्चाई ये बताई जा रही है कि तेज प्रताप यादव के ज़रिए कोशिश की गई थी, जिससे ये पता चलता है कि इसमें आरजेडी सीरियस नहीं थी। लेकिन हैना साहब का ये कहना है कि इस मामले में कि हमारी किसी से कोई बात नहीं, हमने शुरू से फैसला कर लिया था हमें इंडिपेंडेंट लड़ना है, और वो इंडिपेंडेंट लड़ रही है। और ऐसे में चूँकि आरजेडी का भी कैंडिडेट है अवध बिहारी चौधरी जी, उधर जदयू से भी एक कैंडिडेट है, त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि सिवान में इस मरतबा क्या माहौल बन सकता है? सिवान में शहाबुद्दीन को हमेशा जीत मिलती रही जब तक वो ज़िंदा थे। जब वो चुनाव नहीं लड़े, उनकी बेगम ने 2 मरतबा चुनाव लड़ा आरजेडी के टिकट पर, लेकिन वो हार गए। एक सच्चाई ये है कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद कह लीजिए उनकी ज़िंदगी में ही आरजेडी ने उनसे रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म कर लिया था, और आरजेडी को जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए था नहीं किया। मुझे याद है अच्छी तरह कि जब शहाबुद्दीन साहब की 2-3 साल पहले रमज़ान में यहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में मौत हुई, और मैं पहला शख्स था जो मैं उसी टाइम जेल के पास पहुंचा। जेल से मैंने रिपोर्ट की, मिलर टाइम्स की लाइव रिपोर्ट को देख करके बहुत सारे नेता, सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन वहाँ पर पहुँचे, बिरान प्रतापगढ़ी भी गए, दूसरे कई लोग गए। मिलर टाइम्स की वो जो लाइव वीडियो थी उसको मिनटों में 10-12 लाख लोगों ने देख भी लिया था। तो वहाँ पर पूरी कोशिश ये की जा रही थी कि शहाबुद्दीन मरहूम की जो डेड बॉडी है, जो लाश है, उनके वतन पहुँच जाए सिवान में, और वहाँ उनकी तदफीन एक आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन किसी बड़े नेता ने कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव तक ने भी कोई कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव उस वक्त अपोजिशन में थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल कर सकते थे। उस वक्त खुद लालू यादव भी दिल्ली में मौजूद हाँ, थे। एक फ़ोन कॉल कर सकते थे, कोशिश कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कोई कोशिश
नहीं की, मजबूर होकर के उनको पुरानी दिल्ली में जो ITO के पास कब्रिस्तान है वहाँ उनकी तदफीन अमल में आई। उसके बाद आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव को कभी नहीं देखा गया कि जाकर के उन्होंने ताज़ियत की उनके घर पर पहुँच करके। हालांकि ये सवाल अभी मैंने कारी साहब से पूछा इंटरव्यू में, जो MLC हैं और तेजस्वी यादव के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो उनकी शादी हुई उनके बेटी की, तो उसमें तेजस्वी यादव जी गए थे, बहुत बड़ी मदद भी उन्होंने की, रिश्ते बरकरार हैं। तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि हिना शहाब मैडम को टिकट मिले, वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने ख़ुद इनकार कर दिया कि हम RJD के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि RJD के टिकट पर हम पिछले 2 मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं, हमको जीत नहीं मिली, यहाँ के जो लोग हैं वो RJD से नाराज़ हैं और चाहते हैं कि हम निर्दलीय लड़े तो हमारी जीत हो जाएगी। मैंने उनसे ये भी पूछ लिया लगे हाथ कि आपने राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिया उनको? इतने सारे लोगों को वो राज्यसभा भेजते रहते हैं, उनकी फैमिली की, उनके ख़ानदान की कुर्बानी है, और वो मैडम है, खातून है, अच्छा होता, बेवा भी है अब। तो वो कहने लगे कि ये तो पार्टी का फ़ैसला है, हम नहीं जानते हैं। सिवान की जो सीट है, शहाबुद्दीन साहब की जो ज़िंदगी रही है, तो उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मिला, बल्कि सभी समाज के लोगों का हमेशा उनको वोट मिलता रहा है, और वो सबके मसीहा माने जाते थे, वो सबको इंसाफ दिलाते थे। शहाबुद्दीन साहब का दौर वो था जब पुलिस प्रशासन बिहार में ख़ुद क्राइम करती थी और दबंगों के दबाव में रहती थी। दबंग गरीबों को मारते थे, उनका पैसा हड़पते थे और उनको इंसाफ नहीं मिलता था। शासन नाम का, या कह लीजिए लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। ख़ुद लालू प्रसाद यादव के राज में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो गई थी। ऐसे दौर में शहाबुद्दीन ने समाजी इंसाफ का निज़ाम कायम किया। जब सरकार नहीं कर रही थी, पुलिस नहीं कर रही थी, तो MP होने के नाते या शुरू में MLA होने के नाते उसने अपने दम पर अपनी अदालत लगाना शुरू की, गरीबों को इंसाफ दिया, गरीबों के लिए उसने अच्छा काम किया, और इसी वजह से सब लोग शहाबुद्दीन के साथ जुड़ गए। आज का दौर अलग है। आज के दौर में कह सकते हैं कि जंगल राज पहले जैसा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ ना कुछ है। हालांकि आज भी जो भगवा ग्रुप है, बजरंग दल वाले हैं, वैसा ही जंगल राज नाफिज कर रहे। लेकिन सिवान में उस वक्त बहुत ज़्यादा था, और सभी के साथ, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, दलितों के साथ तो और ज़्यादा अत्याचार होता था, छोटी ज़ात के लोगों को मारा जाता था। तो शहाबुद्दीन ने समाजी इंसाफ का निज़ाम कायम किया। कोई ज़ाती करता था उसको अपने दम पर वो बंदा सज़ा देता था, गरीबों को इंसाफ दिलाता था। तो ये चीज़ें शहाबुद्दीन की सभी को पता है। इसी वजह से सभी लोग शहाबुद्दीन पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे, शहाबुद्दीन को वोट करते थे। शहाबुद्दीन जब जेल में रहते थे तब भी 4 लाख वोटों से वो जीत जाते थे, और उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार होता था वो बिल्कुल अपनी ज़मानत जब्त करा लेता था। अब शहाबुद्दीन की जो बीवी है वो चुनाव लड़ रही, तो यकीनन उनको जीत मिलेगी, क्योंकि RJD का जो रवैया था, जो एटीट्यूड था, उससे वहाँ के लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है। और जिस तरीके से उनकी मौत के बाद RJD ने एक रवैया अपनाया, उसने और लोगों को मजबूर कर दिया सोचने पर। अभी किसी की मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जो RJD का दफ्तर है ख़ुद सिवान में, और या जो पटना में उनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ उनके सारे सीनियर नेताओं की, लीडरों की तस्वीर लगी हुई है। शहाबुद्दीन की तस्वीर उन तस्वीरों में गायब है, फ्रेम में नहीं है। सारे लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की RJD के लिए, वो फाउंडर मेंबर रहे, जेल से अभी छुटे थे काफ़ी दिनों बाद, तभी उन्होंने नीतीश कुमार की जगह लालू यादव की तारीफ़ की और कहा कि हमारे नेता लालू यादव है। नीतीश कुमार तो हालात के मुताबिक CM बन गए हैं, लेकिन उसकी कहीं तस्वीर नहीं। उसकी मौत के बाद आपने लोगों को भुला दिया। तो ये गुस्सा वहाँ के आम लोगों में है, खा वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, और इसी वजह से हिना शहाब को इस मरतबा जीत मिलने के चांसेस हैं। शहाबुद्दीन साहब को जो वोट मिलता था वहाँ पर, जिसकी वजह से वो जीतते थे, वो मुसलमानों का वोट होता था, सवर्णों का वोट होता था, और जो एंटी माल्य दलित होते थे उनका वोट होता था। बिल्कुल। लेकिन हिना साहब के साथ हुआ कि RJD में होने की वजह से यादव तो उनको वोट करता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ का यादव मुसलमानों को वोट नहीं करता। मुस्लिम कहीं कभी बिहार में जो यादव है, मुसलमान उम्मीदवार होता है, उसको वोट नहीं करता। पूरे बिहार में ये सिचुएशन अब बन चुका है, आम बात है, बच्चा भी ये बात बोलता है कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो यादव वोट नहीं करेगा। विधानसभा में तो दरभंगा की वीडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार थे, और उनके खिलाफ उनके जो जिला अध्यक्ष है उसी की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी RJD की कि भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी को वोट नहीं करना है, और हार भी गए। इतना बड़ा नेता हार गया RJD का। तो वही चीज़ वहाँ पर रही। अब जबकि ये RJD से लड़ते थे तो यादव उनको वोट नहीं करता था, और RJD की वजह से सवर्ण वोट भी कट जाता था, कुछ दलित वोट जो इनको मिलते थे वो भी कट जाते थे। इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो RJD से नहीं लड़ रही हैं और RJD से खुद अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं, तो यादव वोट अवध बिहारी चौधरी को जाएगा, और मुस्लिम वोट, सवर्ण वोट और जो एंटी माले दलित वोट है वो सब यूनाइट होकर हिना साहब की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सीट निकल सकती है? बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, और उन 40 सीटों में से जिन सीटों के बारे में अभी आप यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर कह सकते हैं कि वहाँ BJP हार रही है,
तो उन सीटों में पहली सीट सिवान की है, दूसरी सीट पूर्णिया की है, तीसरी सीट आपको लोग किशनगंज की है, चौथी सीट में आप मधुबनी को शामिल कर सकते हैं और कुछ और सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं ख़ासतौर पर सिवान, पूर्णिया और किशनगंज, यहाँ यकीनी तौर पर बीजेपी हार रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन की जीत होगी या किसी और की जीत होगी अलग मामला है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर हार रही है। पूर्णिया में तो इंडिया गठबंधन मुकाबले में नहीं है, किशनगंज में भी नहीं है, किशनगंज में भी नहीं है, और उससे सिवान के अंदर में बिहारी चौधरी मुकाबले में नहीं है। तो ये तीनों जगह वो लोग निकल सकते हैं जो कि या तो MIM से है या निर्दलीय है। हाँ, लेकिन ये लोग मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का ही पार्ट बनेंगे। इंडिया गठबंधन को इनकी जीत से ताकत मिलेगी, बीजेपी का हर हाल में नुकसान है, ये बात यकीनी है। क्या लगता है बिहार के 40 सीट में कितने सीट तक एनडीए लूज़ कर सकती है? बीजेपी गठबंधन का नुकसान कितने सीटों का हो सकता है? अभी चाहे उन्होंने 19 में 40 में 39 सीट जीता था, एक किशनगंज को छोड़ करके। क्या आपको लगता है कि ये तादाद और ज़्यादा घट सकती है इस बार, इन 3 सीटों के अलावा भी? नहीं, इस मर्तबा बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा और मुझे लगता है 23-24 सीट से ज़्यादा पर बीजेपी इस बार एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाएगा। पिछली मर्तबा 39 सीट इन लोगों ने जीत लिया था, लेकिन इस मर्तबा 23-24 सीट से आगे इंडिया गठबंधन नहीं बढ़ सकता है। 7 से 10 सीट तक जो है वो अपोजिशन को आ सकता है। 60 नहीं, 14-15 सीट आ जाएगी। हाँ, ये 3 सीटें तो अपोजिशन की नहीं रही, तो 13-14 सीटें आ जाएगी अपोजिशन को, है अंदाज़ा। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर हिना साहब और अख्तर लिमान और पप्पू यादव की जीत होती है तो क्या आपको लगता है कि 2019 के बाद बिहार की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? क्योंकि पप्पू यादव भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, हिना साहब भी उस तरफ जा सकती है, ऐसा चर्चा है कि अगर वो जीतती है तो कांग्रेस की तरफ जा सकती है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिहार में कांग्रेस रिवाइव करेगी और आरजेडी से अलग होकर कोई रास्ता ले सकती है? बिहार में कांग्रेस आरजेडी से अलग होकर कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर सकती है। मेरे ख्याल में अगर पप्पू यादव जीत भी जाते हैं तो जब तक कोई सख्त ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त तक कांग्रेस उनको अपने यहाँ नहीं रखेगी, और उसकी वजह भी आरजेडी होगी, क्योंकि आरजेडी आइंदा के लिए भी नहीं चाहेगी कि पप्पू यादव मजबूत हो। पप्पू यादव के बिहार में मजबूत हो जाने का या कांग्रेस में आ जाने का मतलब यह है कि अगले दिनों में कांग्रेस पप्पू यादव को बिहार का अध्यक्ष भी बना सकती है। पूरे बिहार में कांग्रेस मजबूत होने की कोशिश करेगी और फिर आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस को टॉर्चर करेगी, क्योंकि आरजेडी अभी तक बिहार पर अपना होल्ड रख रही है और कांग्रेस बिहार में बिल्कुल ख़त्म है। आरजेडी के रहमो करम पर है। आरजेडी चाहती है कि आप इतनी सीट पर लड़िए तो कांग्रेस को उतना ही पर लड़ना पड़ता है। तो क्या आरजेडी चाहती है कि आप ये सीट लड़ी, यहाँ पर हम नहीं जीत सकते, तो कांग्रेस को वही सीट मिलती है। कांग्रेस को ऐसे वक्त में जब कई चेहरे मिल चुके हैं कोई बड़ा स्टेप लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, कांग्रेस को तो बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब कांग्रेस को रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे कई मरतबा यूपी में रिस्क लेना पड़ा कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से अलायंस नहीं किया, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करना पड़ा। इस तरह का रिस्क अगर बिहार में कांग्रेस लेती है तो हो सकता है कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। अभी तक तो बिहार में कांग्रेस का पूरा दारोमदार आरजेडी पर है। क्या बिहार का मुसलमान किसी अल्टरनेट की तलाश में है? फिलहाल नहीं है। देखिए, मुसलमानों का मिजाज क्या बन गया है कि जो पार्टी चली आ रही उसी को वोट करो, तो कोई अच्छा अल्टरनेट सामने आ नहीं रहा है। अगर कोई अच्छा अल्टरनेट आया तो यकीनी तौर पर मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आया नहीं है। MIM से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि जहाँ जहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी में वोट है वहाँ ये अपने उम्मीदवार देंगे, ये वोट करेंगे, जीते ना जीते मुकद्दर का फैसला। कम से कम अंदाज़ा तो लगेगा कि इनके वोट की पावर है, किसी को हरा सकते हैं। लेकिन MIM ने किशनगंज के अलावा कहीं से उम्मीदवार ही नहीं दिया है, 1-2 जगह से बराए नाम दिया है, तो कोई मुतबादिल मिल नहीं रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिहार के मौजूदा सियासत पे और जो हॉट सीट्स है उसको लेकर हम लोगों ने चर्चा किया है। इंशाल्लाह आगे भी यूपी और दीगर जगहों के जो हॉट सीट्स है उसको लेकर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।